गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि एंशिएंट तमिल में जो मतलब मेन जो उसके डायनेस्टीज जो थे वो तीन थे। वो थे चोला डायनेस्टी, पांड्याज एंड चेरा डायनेस्टी। ठीक है। और ये जो तमिल डायनेस्टी जो था, इट कंप्रिसेस द इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन प्रेजेंट डे इन इंडिया। आज के इंडिया के जो तमिलनाडु और केरला का जो पार्ट है वो पार्ट हुआ करता था तमिल कंट्री। ठीक है। संगम लिटरेचर के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है न्यू किंगडम्स। ठीक है। न्यू किंगडम्स के अंदर हमें अभी चोला किंगडम पढ़ना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द चोला किंगडम। The Cholas ruled in southern India until the 13th century with their capital at उरायूर। यानी चोलास जो थे वो साउदर्न इंडिया में 13th सेंचुरी तक राज रूल किए थे और उसका कैपिटल क्या हुआ करता था, तो उरायूर हुआ करता था। द किंगडम फ्लोरिश्ड इन द फर्टाइल वैली ऑफ द कावेरी रिवर। यानी कावेरी नदी की जो फर्टाइल वैली होती है, जो किंगडम है फला फूला, यानी उसका क्षेत्र जो था वो था कावेरी नदी के किनारे वाला क्षेत्र। The most famous of the early Chola kings was करिकला चोला। और चोला किंगडम्स के जो मतलब बहुत फेमस जो किंग थे उनका क्या नाम था, तो करिकला चोला। द चोला टेरिटरीज स्ट्रेचेस फ्रॉम आइलैंड ऑफ द मालदीव्स इन द साउथ टू एज फार एज द गोदावरी रिवर इन द आंध्र प्रदेश। यानी ये चोला जो किंगडम का जो टेरिटरी था, जो इसका क्षेत्र था, वो कहाँ से था, तो ये था आपका मालदीव्स। एक आइलैंड है, अभी एक देश है, अलग देश है। तो यानी वो आइलैंड जो मालदीव्स था साउथ में, वहाँ से लेके गोदावरी नदी के उस कोने तक, आंध्र प्रदेश तक। द चोलाज वेयर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ तमिल लिटरेचर। यानी चोलाज जो थे वो मतलब तमिल लिटरेचर के वो बहुत बड़े ज्ञाता होते थे, मतलब उसकी अच्छी जानकारी उनके पास होती थी। द चोला किंग्स बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। जो चोला किंग जो थे, जो राजा हुआ करते थे चोलास डायनेस्टी के, वो बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाते थे। द टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली रिगार्डेड एज द प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो एज सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। उस जमाने में मंदिरों को सिर्फ पूजा घर के रूप में ही नहीं समझा जाता था जहाँ पे भगवान विराजे होते हैं। मंदिर का एक अलग स्थान था। मंदिर जो था वो सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था। यानी पूजा पाठ के साथ साथ वहाँ पे जो सामाजिक स्तर पे जो भी मीटिंग्स या जो भी बैठकें होती थी या इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मंदिर में ही होते थे। ठीक है। अब चलिए द पांड्याज। तीन मेन किंगडम्स हुए करते थे, चोला किंगडम, द पांड्याज एंड द लास्ट वन इज चेरा डायनेस्टी। तो अभी चोला किंगडम के बारे में हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा जो है वो द पांड्याज है। द पांड्या किंगडम एक्सटेंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड कवर्ड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो पांड्याज किंगडम जो था एक्सटेंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट, जो ईस्ट कोस्ट और वो तमिलनाडु का कुछ पार्ट भी कवर किए हुए था। मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। पांड्याज की जो राजधानी हुआ करती थी वो मदुरई होती थी। वन ऑफ द रूलर्स नेदुन चेंजियान इज सेड टू हैव डिफीटेड द आर्मीज ऑफ द चोला एंड द चेराज। जो एक रूलर हुआ करते थे नेदुन चेजियान, उन्होंने इज सेड टू हैव द डिफीट द आर्मीज ऑफ चोलाज एंड द चेराज। उन्होंने ही चोलाज और चेराज की आर्मी को हराया था। ही वॉज ऑल्सो ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यानी लिटरेचर और आर्ट के भी वो पैट्रन थे, यानी इससे भी उनकी लगाव थी, जानकारी इसकी भी उनकी अच्छी थी। यानी एक शासक के रूप में उन्हें उनका लिटरेचर और आर्ट का भी नॉलेज अच्छा था। द थर्ड संगम एट मदुरई वाज हेल्ड अंडर हिज पैट्रोनेज। जो तीसरा संगम जो कि मदुरई में हुआ था वो इनके ही शासन काल में हुआ था। मेगास्थीन्स इंडिका सजेस्ट दैट द पांड्याज किंगडम वाज वेल नोन फॉर इट्स पर्ल्स। ठीक है। मेगास्थीन्स नामक किताब, मेगास्थीन्स की जो किताब इंडिका जो थी, उस इंडिका से हमें जानकारी मिलती है पांड्याज किंगडम के बारे में। जो पांड्या किंगडम जो था वो अपने पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए जाने जाते थे। इट्स एक्सपोर्टेड पर्ल्स टू रोम।
यानी वो अपने मोतियों को रोम, मतलब कंट्री है, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्रोनोग्राफी में आप देखिए, क्रोनोग्राफी में क्या है, द संगम एज, उसका क्या पीरियड है, तो 200 BC टू 300 AD है। द चोलास का क्या पीरियड है, तो 200 BC टू 300 AD। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये क्रोनोलॉजी जो है आप लोग खुद से भी इसको देखेंगे, क्यों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपके आते हैं। द पांड्याज का पीरियड क्या था, तो 200 BC टू 300 AD। चेराज का क्या था, तो 200 BC टू 300 AD। देखिए हमने चोला किंगडम पढ़ा, पांड्याज पढ़ा, और तीसरा हमारा अभी है चेरा डायनेस्टी। तो चेरा डायनेस्टी की ओर हम लोग चलते हैं। द चेरा डायनेस्टी वाज वन ऑफ द एंशियंट तमिल डायनेस्टीज। जो चेरा डायनेस्टी था वो मतलब एंशियंट तमिल डायनेस्टीज में से एक थे। देयर किंगडम्स एक्सटेंडेड ओवर द मालाबार कोस्ट। उनका जो किंगडम था वो फैल के कहाँ तक चला गया था, तो मालाबार कोस्ट, करूर, कोयम्बटूर एंड द सलेम डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ इंडिया। द वंजी वॉज देयर कैपिटल। उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो वंजी था। द फर्स्ट चेरा रूलर वाज पेरुम चोटू उतियन चेरलाटन। जो उनका फर्स्ट रूलर था, चेरा डायनेस्टी का जो पहला शासक था, उसका क्या नाम था, पेरुम चोटू उतियन चेरलाटन। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन हु एक्सटेंड हिज किंगडम एंड मेड इट्स पावरफुल। पहले रूलर तो ये थे, और इनके बाद, इनके शासन के बाद जो शासन बागडोर आई सत्ता की, वो किसके पास आई, तो उनके बेटे के पास आई। उनके बेटे के पास आई, और उनके बेटे ने ही अपनी जो किंगडम है उसकी टेरिटरी को, अपनी उसकी बाउंड्रीज को और भी विस्तार किया, फैलाया। ठीक है, अब चलते हैं। द मोस्ट फेमस चेरा किंग वॉज नेदुन चेरलाडन। जो सबसे फेमस चेरा किंग जो थे वो कौन थे, तो नेडुन चेरलाडन। ही फाउट अगेंस्ट द चोलाज एंड द पांड्याज। जो ये फेमस थे, इन्होंने चोलाज और पांड्याज दोनों से, मतलब इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी और इन्होंने लड़ा था। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चेराज। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार और वाणिज्य जो था वो बढ़िया से फला फूलता था इनके डायनेस्टी रीजन में। द चेराज ट्रेड इन आइवोरी, टिम्बर एंड स्पाइसेज। जो इनका व्यापार होता था वो मतलब ये किस में व्यापार करते थे, तो आइवोरी मेटल है, टिम्बर जो लकड़ी है, चंदन और मसाले का ये मतलब व्यापार करते थे। ये दे एक्सपोर्टेड प्रीशियस जेम्स एंड पर्ल्स टू द मिडिल ईस्ट। यानी महंगे महंगे जो जेम्स, जो पत्थर होते हैं वो, और मोतियों को ये एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट कंट्री। तो ये आपने अभी क्या क्या देखा न्यू किंगडम में, हम लोगों ने अभी चोला किंगडम्स के बारे में देखा, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा किया, पांड्यास के बारे में और चेरा डायनेस्टी के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउदर्न किंगडम। साउदर्न किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, तो देखिए द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथोरिटी। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, जो पहले के ज़माने में जो होते थे, जो किंग जो होते थे वो मेन होते थे। तो सुप्रीम ऑथोरिटी जो था वो किंग थे। ही वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। और उनके काम में जो मदद या राय मशवरा का काम करते थे वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो उनके होते थे वो कामों में उनकी मदद करते थे। द प्रीस्ट वेयर हिज एडवाइजर। जो पुजारी होते थे वो उनके एडवाइज़र होते थे। दे एडवाइज द किंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। इम्पॉर्टेंट मैटर जो भी होते थे उस पे वो एडवाइस देते थे राजा को। कौन, तो प्रीस्ट, पुजारी। दे एडवाइज द किंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। जो किंग होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू मतलब जो इनकम होता है, मेन इनकम जो एक कंट्री का, एक किंगडम का होता है वो रेवेन्यू होता है। जो किससे कलेक्ट करते थे वो फार्मर्स, किसान से, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन से। दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड टू मेंटेन द आर्मी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड कैवलरी। और जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते होता था पूरे किंगडम से, उसका इस्तेमाल कहाँ होता था, तो वो आर्मी को मेंटेन करने में वो पैसे खर्च होते थे,
इन्फेंट्री को मेंटेन करने में, एलिफेंट्स एंड कैवेलरी, यानी अपनी पूरी सेना को मेंटेन करने में वो जो रेवेंड्री होता था उसका इस्तेमाल होता था। अब देखिए ट्रेड, यानी साउदर्न किंगडम, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउदर्न किंगडम, जिसमें ट्रेड, व्यापार क्या होता था। द पीपुल ऑफ द संगम एज ट्रेडेड विद द रोम, ग्रीस, अफ्रीका, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो संगम एज के जो लोग थे वो किनके साथ व्यापार करते थे, कौन कौन कंट्रीज के साथ, रोम के साथ, ग्रीस के साथ, अफ्रीका, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये व्यापार करते थे, व्यापारिक संबंध इनका था। द रोमन्स लाइक द पर्ल्स ऑफ द पांड्या किंगडम, जो रोमन्स जो थे उनको पांड्या किंगडम का जो पर्ल्स का मतलब जो मोती होते थे उनको बहुत पसंद था। जेम्स स्टोन्स, आइवरी, सैंडलवुड, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वेयर एक्सपोर्टेड टू ग्रीस एंड रोम। ग्रीस और रोम में क्या एक्सपोर्ट होता था, तो जेमस्टोन होता था, आइवरी होता था, सैंडलवुड, कॉटन और सिल्क के कपड़े वहाँ एक्सपोर्ट होता था, कहाँ, ग्रीस में और रोम में। बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज पीकॉक एंड मंकीज वेयर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, यानी सामान के साथ साथ ये लोग कुछ जानवरों को भी एक्सपोर्ट करते थे, पक्षियों को, कुछ जानवरों को, जिसमें पीकॉक, मोर और बंदर को भी ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। द साउदर्न किंगडम ग्रीव स्पाइसेस, जो साउदर्न किंगडम थे वो क्या उगाते थे, तो मसाले का उद्योग, मसाले की खेती वो करते थे। अभी भी आपने सुना होगा जो कर्नाटका या केरला है वो लैंड ऑफ स्पाइसेस है, यानी मसालों की धरती उसे कहा जाता है। पेपर वॉज इन ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके यहाँ का डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता था, तो पेपर, जो काली मिर्च जिसे बोलते हैं, मरीच जिसको बोलते हैं, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ थी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में थी। द रोमन्स पेड फॉर दीज आइटम्स इन गोल्ड, और जो रोमन कंट्रीज़ जो होती थी वो इन आइटम को खरीदते थे, तो पहले के ज़माने में तो सिक्के का चलन नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो वो गोल्ड में इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ का व्यापार करते थे, यानी अगर सामान लेते थे तो वो पे किस चीज़ में करते थे, तो गोल्ड में करते थे। दिस मेड द साउदर्न किंगडम वेरी रिच, और यही वो रीज़न है जिसके कारण साउदर्न किंगडम जो था बहुत ज़्यादा धनी था। जाहिर सी बात है, सोना आज से ही नहीं, सदियों से परंपरा आई है कि जिसके पास सोना है वो ज़्यादा पावरफुल और रिच उसे माना जाता था। और जब हम व्यापार कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और जब हम व्यापार कर रहे हैं और बदले में हमें अगर सोना मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा किंगडम सबसे रिच बनेगा। चलिए, रिलीजन क्या था। द एंशियंट तमिल्स वेयर रिलीजियस माइंडेड, जो एंशियंट तमिल्स जो थे वो उनकी माइंड कैसी थी, तो रिलीजियस थी। दे वर्शिप द मदर गॉडेसेस, देवी की वो पूजा करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र एंड वरुण वो देवी की पूजा किया करते थे। और साथ में किन की पूजा होती थी, तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण की भी पूजा करते थे। यानी पूरा देखा जाए तो रिलीजियस माइंडेड होते थे, धार्मिक विचारधारा के लोग संगम पीरियड में होते थे। उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, तो संगम एज पीपुल लेड ए प्रोस्पेरस लाइफ, एग्रीकल्चर, पर्ल फिशिंग एंड वेविंग वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। जो संगम एज के जो पीपुल थे वो अपना जीविका कैसे चलाते थे, तो मेन तो खेतीबाड़ी करते थे, पर्ल जो मोती का उद्योग होता था वो करते थे, मछली पालन करते थे, वेविंग जो बुनाई का काम होता था वो करते थे, और भी अदर ऑक्यूपेशन एक्टिविटी वो करते थे। फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग एंड फ्लोरिशिंग, यानी इसके साथ साथ आर्ट्स की भी में उनकी रुचि ज़्यादा थी। म्यूजिक हुआ, डांस, ड्रामा या पेंटिंग फलते फूलते थे संगम पीरियड में। टेम्पल्स आर्किटेक्चर ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी आपने देखा होगा जब साउथ इंडिया में अभी भी जाओगे तो वहाँ की मंदिर जो होती हैं उस पर नक्काशी, उस पर जो डिज़ाइन वगैरह बनी होती थी बहुत ही अद्भुत होते थे, तो इसके लिए भी वो बहुत जाना जाता था। तो आज जो है हमारा इतना ही है, आप लोग इसी को रिवीजन करेंगे और जो नेक्स्ट बच रहा है टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।